दोस्तों एनडीपीएस जैसे केसेस के अंदर अक्सर आपको देखने को मिलता है कि इसमें सजा के जो प्रावधान हैं वो प्रावधान 1 साल की सजा जिसमें 10,000 की पेनल्टी है, फाइन है, उससे लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है जिसमें फाइन भी बढ़ाया जा सकता है एज पर द क्वांटिटी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज। अब डिपेंड करता है कि किन सेक्शंस में किसी इंसान को अरेस्ट किया गया, बट आपको पता होना चाहिए द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो ये एक्ट है, इस एक्ट के अनुसार सीजर भी किया जाता है प्रॉपर्टी का सीजर भी होता है, परमानेंट सीज भी की जाती है प्रॉपर्टी, परमानेंट फॉरफिट भी की जाती है और कई बार टेम्परेरीली भी इसको सीज किया जाता है। अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से या क्या प्रोसीडिंग थी, कई बार कार को भी सीज किया जाता है। आज हम सीजर पे बात करेंगे कि एनडीपीएस के केसेस के अंदर कब कब प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया जाता है, कैसे सीज किया जाता है, कितने वक्त आपको दिया जाएगा, क्या आप उसकी कहीं अपील कर सकते हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं आपके साथ, जो हमने केसेस को फाइट किया अलग अलग कोर्ट्स में जाकर, उसी के आधार पर हम वीडियोस लेकर आते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आप सीजर के बारे में पढ़ते हैं एनडीपीएस एक्ट में, तो सेक्शन 68 में जाते हैं जहां पर ए से लेकर जेड तक अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैसे सीज किया जाएगा उन सब के बारे में बताया गया है। पहले आप पनिशमेंट के बारे में समझ लीजिए। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो यहां पर सजा 1 साल तक की होती है, 10,000 तक का फाइन होता है। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी का मामला है, सजा 10 साल तक की हो सकती है, यहीं पर 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है। पर अगर कमर्शियल क्वांटिटी हुई, कमर्शियल क्वांटिटी का दोस्तों कोई अंत नहीं है। जैसे एमडीएमए की बात करें, 10 ग्राम उसकी कमर्शियल क्वांटिटी शुरू हो जाती है, तो 10 ग्राम से ज्यादा कितनी क्वांटिटी मिलती है इस पर डिपेंड करता है। तो यहीं पर जो सेक्शन 68 है यहां पर वो एंटर कर जाता है कब कब प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। सीज करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई भी इंसान जिस वजह से या जिस चीज के लिए ये सब काम कर रहा था, कॉन्ट्राबैंड सप्लाई कर रहा था, ले रहा था, दे रहा था, मैंने 29 सेक्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको देखोगे तो समझोगे और लोगों के नाम भी कैसे आ जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जिसके लिए आप पैसा कमा रहे थे हम उसी को सीज कर लेंगे, क्योंकि आपने इलीगल तरीके से उस पैसे को कमाया है। यही मतलब होता है सीज का। यह भी एक तरह की पनिशमेंट होती है, प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है। दोस्तों मैं 2 जजमेंट देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि 2 जजमेंट्स में प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मोहम्मद फजीउद्दीन वर्सेस यूनियन ऑफ दिल्ली। इसमें सिर्फ इसलिए सीज कर ली गई थी उसकी प्रॉपर्टी क्योंकि उसमें वो कोई जस्टिफिएबल या फिर जस्टिफाई ही नहीं कर पाया कि जिस प्रॉपर्टी को खरीदा गया, जिस पैसे से लेकर, वो पैसा उसने कमाया कैसे। एक और दोस्तों जजमेंट यहां पर आता है यूसुफ खान वर्सेस स्टेट। जिस जजमेंट में दोस्तों व्हीकल को सीज किया गया क्योंकि व्हीकल जो ये कॉन्ट्राबैंड है, जो भी चीज सप्लाई करने के लिए, नशीले पदार्थ को सप्लाई करने में जब कोई व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है तो उसको भी सरकार सीज कर सकती है। अब ये सेक्शन के अलग अलग ABCD जो सेक्शंस बने हैं उसके हिसाब से हर चीज को मेंशन किया गया है। यहां पर अपील करने की भी पावर आपको दी गई है। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं कि कब कब किसी भी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। जैसे अटैचमेंट और सीजर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कब किया जाता है, जैसे कि कोई भी ट्रैफिकिंग के लिए, ट्रैफिकिंग की वजह से, मतलब सामान आ रहा है, जा रहा है, इन चीजों में इस्तेमाल की जा रही है कोई भी चीज या कोई भी व्हीकल, तो उसे सीज किया जा सकता है। या फिर कोई भी एनडीपीएस के काम में इन्वॉल्व कोई भी चीज अगर होती है तो उसको भी सीज किया जा सकता है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिस प्रॉपर्टी में सामान को रखा जा रहा है, मतलब कि सामान लाया जा रहा है, चोरी से उसको उसमें रखा जा रहा है, उसको सीज किया जा सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी आपने अपने पैसे से कमाई, जो कि आप यही एनडीपीएस काम करके उस पैसे को आपने कमाया, उसी पैसे से आपने प्रॉपर्टी को खरीदा, तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा। कई बार दोस्तों ये भी देखा गया कि प्रॉपर्टीज जो आपके रिलेटिव्स की थी उनको भी सीज किया गया क्योंकि उनके अकाउंट में, आपके अकाउंट से पैसा गया या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस दिखाई दी जो कि पैसा आपने कमाया एनडीपीएस के धंधे से, वो उनके नाम से प्रॉपर्टी ली। या फिर बेनामी संपत्तियां होती हैं बहुत बार, तो उन बेनामी संपत्तियों को भी सीज किया जाता है, फॉरफिट कर लेती है गवर्नमेंट। ये भी इसके अंदर प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब दोस्तों बात आती है कि कोई भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही सीज कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दोस्तों कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही सीज नहीं कर ली जाती है। रीजन टू बिलीव देना होता है, रीजंस देने होते हैं और स्ट्रॉन्ग रीजंस होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इस इंसान ने एनडीपीएस का जो भी काम
कि इस इंसान ने ये सारी जो प्रॉपर्टी कमाई है वो एनडीपीएस में जो चीजें बैन है, मतलब कि किन किन चीजों का, नशीले पदार्थों का आप आयात निर्यात नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, और उस पैसे से ये प्रॉपर्टी को कमाया गया। अगर रीजन टू बिलीव दे देते हैं, रीजंस दे देते हैं बिलीव करने के लिए जज साहब को, तो वहां से ऑर्डर पास हो सकते हैं उस प्रॉपर्टी को सीज करने के। अब दोस्तों बात ये आती है कंडीशंस क्या है जब प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। कोई भी ऐसा अपराध हो जिसमें कि 10 साल से ज्यादा का कोई भी पनिशमेंट हो, जैसे कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में अगर आप देखते हो तो वहां 10 साल तक की सजा है, 10 साल से ज्यादा की नहीं है। 10 साल से ज्यादा की सजा कब आती है? जब कोई मामला बन जाता है कमर्शियल क्वांटिटी का। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट यह आता है कि कोई भी इस तरह का ट्रैफिकिंग के जरिए या किसी भी तरीके से रिलेशन जुड़ जाए कि आपने जो प्रॉपर्टीज कमाई है वो सारी की सारी इसी तरह के इलीगल चीजों को सेल परचेज से आपने कमाई है या सपोर्ट करके कमाई, या किसी भी तरह की प्लानिंग में आप वहां पर रहे हो, तो ऐसे में प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें यह भी चीज जानने वाली है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सीज की जाएगी तो ऐसा नहीं सीधा गए और सील लगा दी, सीधा गए और सीज कर लिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो प्रॉपर्टी का ऑनर है या जिसके नाम भी वो प्रॉपर्टी बोल रही है या जिसकी वो प्रॉपर्टी है, पहले उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा बताने के लिए कि ये फंड कहां से आया। ऐसा ना हो कि किसी के फादर की या फिर दादा की वो प्रॉपर्टी है, उसमें वो इंसान रह रहा है और जाकर उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। ऐसा नहीं होगा। नोटिस दिया जाएगा ताकि वो बता सके कि रीजंस दे सके कि ये पैसा इस तरह से आया था, उसका सोर्स ऑफ मनी ये था, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को सीज करेंगे। ऐसे ही प्रॉपर्टी को आप सीज नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है, जिसको नोटिस दिया गया है, उसे अपील करने का भी अधिकार आप दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो भी कोई प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे वो एज पर द प्रोसीजरल होना चाहिए, मतलब जो लॉ में, कानून में, एनडीपीएस एक्ट में जो चीजें लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को देखते हुए, मतलब कानूनी आधार पर ही प्रॉपर्टी को या किसी के व्हीकल को या किसी भी चीज को सीज किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे ही सीज नहीं कर सकते। और सीज अगर कोई प्रॉपर्टी कर भी ली है तो खुलवाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सब तब की बातें हैं जब कन्विक्शन की तरफ आपका केस जा रहा है या आप कन्विक्ट हो चुके हैं कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर। इतना दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास से कोई भी चीज मिली, मतलब आपके पास जो एमडीएमए मिला वो सिर्फ 0.3% था, मतलब 0.3 ग्राम्स आपको मिला, स्मॉल क्वांटिटी तक आपके पास से मिला, या फिर 1 ग्राम मिला। ऐसे में आप सोचो मेरी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। हो सकता है आप कंजम्पशन के लिए उसको अपने साथ कैरी कर रहे थे, तो इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कोई भी चीज सीज नहीं की जा सकती है। दोस्तों जब भी किसी भी इंसान को किसी भी अपराध में अरेस्ट किया जाता है, उस पर शक है पुलिस को कि इस इंसान ने अपराध किया है, पुलिस उसको बुलाती है, पूछताछ करती है, नहीं करती है, वो सब तो दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस बातें हो जाती है। कई बार कोई पूछताछ नहीं होती, सीधा अरेस्ट करती है पुलिस। और अरेस्ट नहीं भी करती है, कई बार 2-3 दिन तक पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखती है, ऐसा भी होता है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटों में पेश कर दिया, जो एक मैंडेट प्रोविजन है। यहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, मौलिक आपका अधिकार है दोस्तों। ये जैसे ही पेश किया, पेश करने के बाद जब आपको रिमांड दिया गया आपका, यहां से मेन स्टोरी शुरू हो जाती है। अब इस मेन स्टोरी में अगर कोई भी चीज का वायलेशन हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों आप में से कोई भी जो अभी अभी वकालत करके आए हैं ना, मेरी आप सभी को एक हिदायत है, मेरी आप सभी को सजेशन है। दोस्तों जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना, जब तक खुद चीजों को समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, आप वकालत कर नहीं पाओगे। आप सोचते हो बस मैं कि सीनियर के पीछे पीछे लगा रहूंगा, डेली छोटे छोटे काम करता हूं, वकालत सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। बिना खुद के मरे स्वर्ग नहीं दिखता। आप अपने एफर्ट्स खुद करो, अपने नोट्स खुद बनाओ, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। अगर कोई वीडियो आप मेरी भी देख रहे हो तो उसको भी सर्च करके और पॉइंट्स निकालो और अच्छा कर सकते हो। चलिए ये बातें दूसरी है, पर आगे हम बात करते हैं क्या क्या आपके अधिकार होंगे अगर आप रिमांड में हैं, तो क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए, वकील साहब को लेनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए। दोस्तों आपका कोई भी सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, आप अभी लॉ स्टूडेंट हो, अभी नए नए वकील साहब हो, अभी आप कानूनी जानकारी ले रहे हो, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर वीडियोस आपके लेकर आता हूं। दोस्तों मेरी एक एडवाइस अपने सभी वकील भाइयों को जो नए वकील साहब अभी बने हैं, दोस्तों आप में से कभी भी किसी के पास कोई भी सवाल होता है ना, किसी भी तरह का सवाल होता है, अपना नाम लिखिए, एडवोकेट साथ में जरूर लगा देना, अपना नाम लिखिए या फिर लॉ स्टूडेंट लगा देना, कहां से आप और सवाल पूछ लेना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा सब कुछ। अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है पूछें, अपने सिर्फ प्रैक्टिस को और अच्छा बनाएं। बस मेरा यही एक तमन्ना है और यही मेरी डिजायर है। दोस्तों मान लीजिए कोई भी आपका
क्लाइंट अभी रिमांड में पहुंच गया, सबसे पहला अधिकार उसका क्या है? सबसे पहला अधिकार अपने लीगल एड से, मतलब कि अपने काउंसिल से मिलने का अधिकार, अपने वकील साहब से मिलने का अधिकार। आप जाइए और जाके उससे मिलिए और मिलने के बाद में पूरी बात पूछिए क्या हुआ। पर मैं बता दूं आपको, जब रिमांड दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, वहीं पर आप बेल पर आर्ग्यूमेंट करके इसको निकाल सकते थे, या जो इसका रिमांड मिल रहा था 7 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का, उससे कम करवा के 1 दिन भी करा सकते, रिमांड खत्म भी करा सकते थे अगर आप उसी वक्त बहस कर लेते। पर उस वक्त बहस लोग करते नहीं है, ये ज्यादातर प्रैक्टिस में है नहीं। अब जैसे ही आप जाके मिलोगे अपने क्लाइंट से, पूरी बात पूछो कि क्या हुआ, मारा पीटा तो नहीं था पहले 24 घंटे के दौरान, या आपसे क्या पूछ रहे हैं, या आपको क्या बताना चाहिए, किस बात का जवाब आप दे सकते हो, किस बात का जवाब आप मत देना, ये सब आपका राइट है, आप जाके अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। यही 41D बोलता था सीआरपीसी का, और यहीं पर किसी भी एक्यूज को जो पुलिस की कस्टडी में, उसको ये अधिकार है कि अपने काउंसिल से मिल सकता है, पुलिस वाले उसे रोक नहीं सकते। अब दोस्तों अगला अधिकार आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 आपको बोलता है। क्या पुलिस वाला आपको मार सकता है जब आपको रिमांड में हो? रिमांड का मतलब फिल्मों में तो हमने यही देखा है कि जब भी पुलिस वाले रिमांड लेते हैं, मारते पीटे, डंडे से बर्फ पे लिटा देते हैं, उल्टा लटका देते हैं। ये दोस्तों ये सब ना फिल्मी बातें हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो टॉर्चर तो हो ही नहीं सकता। पुलिस उल्टी सी तरह से आपको मार नहीं सकती। पुलिस आपको मारती कुछ इस तरह से है कि वो चीजें निशान ना आए या फिर उसका घाव ना हो। पर इसको भी आप अगर जाकर बताओगे मजिस्ट्रेट साहब को, तो उस पुलिस वाले के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। दोस्तों यहां पर क्या होता है, सामने वाले की इंटेलिजेंसी देखी जाती है, कितना इंटेलिजेंट है सामने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कितनी अपनी बातों में फंसाकर आपसे बात निकलवा पा रहा है। डराते कई बार ये लोग आपको, वो ऐसे हाथ उठाते मारने के लिए, बोलते हैं बता दे वरना मारेंगे, थप्पड़ लगा भी देते हैं। और दोस्तों जो अपराधी लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा करना पड़ता है पुलिस को, पुलिस मजबूर है, पर वरना तो वो लोग बताएंगे नहीं। इसी में आम आदमी जिसने अपराध नहीं किया या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो गलती से हो गया, वो फंस जाते हैं पुलिस की, वो फिर इस तरह के टॉर्चर का शिकार हो जाते हैं। कई बार आप कस्टोडियल डेथ के केसेस देखते हो, यही होता है। पहली बार का वो आदमी होता है, दिल इतना कमजोर हो जाता है, हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। कई बार देखो पुलिस का नाम ही दोस्तों काफी है, हालांकि होना भी चाहिए, जब भी अपराध कम होगा, वरना तो अपराध बढ़ता रहेगा। इसमें मैं अप्रिशिएट तो कर सकता हूं पुलिस वालों को सिर्फ उनकी इंटेलिजेंसी पर, अगर वो इंटेलिजेंसी के वे पर अगर कुछ निकलवा पा रहे हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे लेवल से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले भी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अच्छे लेवल से अपने इंटेरोगेशन करते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है? किसी इंसान को बताना पड़ेगा। पुलिस वाले ओरली नहीं बताएंगे, वो लिखत में होगा, लिखा जाएगा। किसी को अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाने से पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन करने पड़ेंगे। ये पहले होता था जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मेंशन नहीं होते थे, बट अब जजमेंट आने के बाद में, विहान कुमार का जजमेंट आया हरियाणा वाला, तो अब तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा आप किसी इंसान को अरेस्ट क्यों कर रहे हो, और टाइम रहते उसके परिवार को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहां पर हमने इस आदमी को अरेस्ट किया है। आपके घर से ऐसे कुछ लोग उठा के किसी को ले जाएं, चाहे पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं बताया, वहीं पर अरेस्ट मेमो नहीं बनाया, कुछ नहीं की, फॉर्मेलिटी ऐसी उठाकर ले गए, तो दोस्तों किडनैपिंग बोलते हैं इसे। सीधा फटाफट से 112 नंबर पे कॉल लगा दो और बोल दो भाई हमारे घर पुलिस वाले कुछ लोग आए थे, पुलिस की वर्दी में थे। पुलिस है या नहीं आपको कैसे पता हो सकता है? बहुत लोग ऐसे करते हैं, हो सकता है कोई बदमाशी निकाल रहा हो। तो ऐसे में आप सीधा फोन कर दो कि पता चल जाएगा कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं, तो मतलब मारपीट नहीं होगी ऐसे इंसान के साथ में। आप ये रेमेडी भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वाला है, अपनी आईडी भी दिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है, फिर भी आपने कॉल लगा दिया, वो गलत एक प्रोसेस है। ये तब करो जब आपको पता ही कुछ नहीं है, पुलिस वालों ने बताया भी नहीं कहां लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, तो एक बात दोस्तों अलग होती है। अब दोस्तों एक और राइट आपके पास होता है जो फ्री लीगल एड का होता है। दोस्तों फ्री आपको लीगल एड मिलेगी, फ्री में आपको वकील मिलेगा। अगर आप बहुत गरीब इंसान हैं, पैसा आपके पास नहीं है, हालांकि मैं गरीब पैसे से किसी को नहीं मानता हूं, मैं गरीब उस इंसान को मानता हूं जो सच में कुछ काम भी नहीं कर सकता, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल भोंदू की तरह वो इंसान है, काम कुछ कर नहीं सकता, बस वो इधर उधर भटक रहा है, मतलब कुछ काम नहीं है उसके पास करने के लिए। ऐसे इंसान को मैं गरीब बोल सकता हूं। अब दोस्तों एक और राइट आपको मिलता है जिसे बोलते हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कि आपके खिलाफ ही आपको मजबूर किया जाए कि गवाही दो। मतलब आप अपने खिलाफ ही गवाही दे रहे हो। अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, आप अपने ही खिलाफ गवाही दें, यही काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, इंटेरोगेशन का यही मतलब है। आप सब कुछ खोल के रख दो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसीलिए बोलते हैं कि जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी गई वो कोर्ट में एडमिसिबल
एडमिसिबल नहीं होती। हो सकता है पुलिस मार पीट कर बहुत कुछ आपसे उगलवा ले और साइन करवा ले, तो उसकी कोर्ट में एडमिसिबिलिटी नहीं होती जब तक कुछ रिकवरी डिस्कवरी ना हो जाए उस केस के अंदर। आप बोल रहे हो मैंने किसी को मारा, आपने बोला एक्स नाम के बंदे को मारा, कोई रिकवरी नहीं हुई वेपन की, किससे मारा, कोई वहां पर ऐसा कोई भी एविडेंस कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है कि आप नहीं मारा है। तो इन्हीं चीजों को अगर वो रिकवरी हो गई, और अगर वो चीजें रिकवरी हो गई तो रिकवरी डिस्कवरी की बात हो जाती है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट आपने दी है वो कोर्ट में एडमिसिबल मानी जाती है। अब दोस्तों एक सवाल और आता है, हालांकि अपने देश में इन चीजों को ज्यादा फॉलो किया नहीं जाता, प्रैक्टिस में चीजें है नहीं कि पुलिस के सभी सवालों का जवाब दें। आप बाउंड नहीं हो, अपने देश का कानून तो कुछ ऐसा ही बोलता है, आप बाउंड नहीं हो कि पुलिस वाले ने पूछा कि तूने उसको कितने चाकू मारे, आप बोल रहे मैंने चाकू ही नहीं मारा, तो उससे सवाल पूछ जा रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि आप उसका जवाब दोगे, आप चुप भी रह सकते हो। बट ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं है। जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल सही हो या गलत हो, आप जवाब देते ही हो और उसी में फंसते चले जाते हो। और मैं तो दोस्तों आपको ये बोलूंगा, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर पुलिस ने आपको उठा रखा है, मारपीट आपके साथ हो रही है, पुलिस जो पूछ रही है बोलते जाओ, हाँ में हाँ कर दो तोते की तरह। अगर हाँ में हाँ तोते की तरह नहीं करोगे तो और मारेंगे पीटेंगे आपको। हालांकि कुछ रिकवर तो हो नहीं रहा है, कोई एविडेंस पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट कुछ आएगा भी नहीं और बाद में आपको कन्विक्शन होगा भी नहीं। बट फिलहाल वहां पिटाई से बचने के लिए रट्टू तोते की तरह जो सवाल पूछे उसमें हाँ में हाँ मिला दोगे, कम से कम पिटाई से आप बच जाओगे। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग मामलों में स्मॉल क्वांटिटी हो, इंटरमीडिएट क्वांटिटी हो, चाहे कमर्शियल क्वांटिटी हो, तीनों ही मामलों में कई बार अलग अलग तरह से पुलिस कोई भी चीज जो बरामद करती है, जो रिकवरी करती है, उस चीज को देखा जाता है। दोस्तों द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का जो एक्ट है, 83 इसमें सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के हवाले से ही पता चलता है किस किस सेक्शन में कमर्शियल क्वांटिटी जाएगा और साथ में ही कब वो स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी बन जाता है। तीनों में ही सजा के अपने अपने प्रावधान हैं, साथ में ही पुलिस की प्रोसीडिंग अलग अलग तरह से चलती है। कई बार एनसीबी आपको उठाती है, कई बार क्राइम ब्रांच आपको अरेस्ट करती है, कई बार पुलिस अरेस्ट करती है, कई बार नॉर्मल साइबर क्राइम वाले भी अरेस्ट कर लेते हैं जब यहां पर चांस रिकवरी हो जाती है। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़े डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कब चांस रिकवरी होगी, कब इंडिविजुअल रिकवरी होगी और कब यहां पर ज्वाइंट रिकवरी मानी जाती है और इसमें कैसे कैसे अपने केस को आप आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों आप कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई भी जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें, समझें। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचा सकूं और जितने भी हमारे नए वकील साहब हैं, जितने वकील भाई हैं, वो भी इस पर प्रैक्टिस इनिशियली शुरू कर सकें, चीजें छोटी छोटी जो है जो कोर्ट में चलती हैं वो आपको समझ आ सके। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कोई भी केस कोर्ट में जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि क्वांटिटी को देखिए, क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। आप एमडीएमए से एक एग्जांपल ले लो, एमडीएमए का अगर 0.5 ग्राम तक है तो ये किस में आएगा, स्मॉल क्वांटिटी में। 0.5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के बीच का जो मामला है ना, सारा इंटरमीडिएट क्वांटिटी। 10 ग्राम से जैसे ही आगे बढ़ गया वो है कमर्शियल क्वांटिटी। तो इस तरह से हर चीज की अलग अलग क्वांटिटी बनाई गई है। जो 3 तरह की सजा है, स्मॉल क्वांटिटी देखा जाए 10,000 तक का जुर्माना, 1 साल तक की सजा। साथ में अगर हम देखें इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल तक की सजा और साथ में ही 1 लाख तक का जुर्माना। कमर्शियल क्वांटिटी में 2 लाख तक का जुर्माना, वो बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है, और साथ में ही 20 साल तक की सजा जो उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। कितनी क्वांटिटी मिली और कैसे मिली, यहां पर ही दोस्तों डिपेंड करती हैं सब चीजें। अब आप बोलते हो कि सर कई बार जो मेरे पास जो आप लोग एफआईआर भेजते हो, डॉक्यूमेंट भेजते हो अपने पढ़ने के लिए, आप कहते हो सर देखो एफआईआर मेरा कहीं नाम ही नहीं है, तो सर मुझे क्यों पुलिस आपको ढूंढती फ्री में घर पे 3 बार रेड मार चुकी है। दोस्तों ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका एफआईआर में नाम नहीं है, तो भी जो डिस्क्लोजर में नाम आया सेक्शन 29 वहां से जुड़ जाता है। जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, जब डिस्क्लोजर में नाम आते हैं, सेक्शन 29 यहां पे हिट करता है। इसकी वजह से ही पुलिस आपके पास घर पे आ रही है। सभी नए वकील भाइयों को बोलता हूं, कभी भी जब आपके पास कोई एफआईआर आए, कोई भी केस आता है एनडीपीएस का, आप एफआईआर को पढ़ें। एक बार एफआईआर को पढ़ेंगे समझ आएगा, दूसरे पढ़ोगे और अच्छा समझ आएगा, तीसरे पढ़ोगे तो एफआईआर को आप जान पाओगे, हर लाइन में क्या बात लिखी है, हर लाइन क्या कहना
कहना चाहती है, यहां पर क्या क्या तो जो भी कंप्लाइंस हैं क्या क्या पूरे हुए और क्या क्या पुलिस ने गलतियां कर दी जिसका आपको बेनिफिट लेना है। तो एफआईआर को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। बाकी चार्जशीट है वो एक बार भी पढ़ लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, इनफ है। अब दोस्तों होता क्या है, पहले समझिए चांस रिकवरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन मिली, उसने एक आदमी पकड़ा, उसने बोला कि मैंने आज ही एक कोई भी ऑटोमेटिक पिस्टल एक इस आदमी को बेची है, इस रास्ते जाएगा और किसी का मर्डर करने के लिए जाएगा। वो वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए, वो बंदा बाइक पे आया, उसको रोक लिया, उसको जब तलाशी ली तो वो पिस्टल तो मिली ही मिली उसके पास से, साथ में हेरोइन मिल गई। हेरोइन कितनी मिल गई, आधा किलो मिल गई या 300 ग्राम मिल गई। तो यहां पर कमर्शियल क्वांटिटी का एक केस, एनडीपीएस का केस भी बनेगा और यहां पर सेक्शन 50 का नोटिस भी उसको दिया जाएगा। तो यह है चांस रिकवरी। एक और चांस रिकवरी से आप एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं पर जुआ खिलाया जा रहा है, जुआ खिलाया जा रहा है, वहां पर 10, 12, 15 लोग वहां बैठे हुए हैं और ऐसे में जुए पर रेड मारने के लिए पुलिस गई थी, पर जब सबकी तलाशी ली तो पता चला कि उनके पास से जो कॉन्ट्राबैंड मिला, नशीला पदार्थ जो मिला, वो कमर्शियल क्वांटिटी का मिल गया। तो चांस रिकवरी है। अब इसी जुए के अड्डे से ही अब आप समझिए कि यहां पर इंडिविजुअल रिकवरी कब है, ज्वाइंट रिकवरी कब है। मान लीजिए उसी जुए के अड्डे में कहीं पर भी मतलब सब लोग जुआ खेल रहे हैं और वहां पर मान लीजिए 3 किलो हेरोइन मिल गई, एक ही जगह पर 3 किलो हेरोइन मिल गई, तो सिर्फ कॉन्शियस पोजीशन होनी चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए। ये प्रूफ करना पड़ता है बाद में, ये शुरू में प्रूफ नहीं करना पड़ता। पुलिस पहले आपको उठाकर जेल में डाल देगी। एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, जब रेड की गई तो डैशबोर्ड में से 100 ग्राम एमडीएमए मिल गया या 50 ग्राम एमडीएमए मिल गया। तो ये क्या है, ये ज्वाइंट रिकवरी है। मान लीजिए एक घर में 3 लोग हैं, जब रेड की गई, रेड करने के बाद में वहां पर देखा कि वह 300 किलो गांजा रखा हुआ था, ज्वाइंट रिकवरी है। अब यहीं पर जुए का अड्डा था जहां पर रेड मारी गई, जब रेड की गई वहां पर, तो जब रेड की तो रेड की जुए के लिए, बट वहां पर देखा गया एक आदमी के पास से मिला 2 ग्राम एमडीएमए, एक के पास से मिला 5 ग्राम एमडीएमए और एक के पास से मिला 1 ग्राम एमडीएमए। तो ये इंडिविजुअल रिकवरी है दोस्तों, अलग अलग तरह से ही रिकवर हो रहा है। अब इन्हीं में पुलिस आपको नोटिस भी देती है, इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए, सीसीटीवी मतलब वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी भी होनी चाहिए। साथ में ही पुलिस को सारे मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कंप्लाइंस है फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस बिना कंप्लाइंस के, बिना 50 का नोटिस दिए या बिना 42 का नोटिस दिए कहीं पर रेड मार दे। रेड मार दिया, सर्च भी कर लिया, घर भी सर्च कर लिया, एक आदमी को भी सर्च कर लिया, उसे अरेस्ट भी कर लिया, तो यहां पर बेल तो छोड़ो, केस ही खत्म हो जाएगा आपका। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उससे आपको बेल मिलती है, अगर नहीं है तो आपको सेफगार्ड्स मिलते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एनडीपीएस जितना ज्यादा खतरनाक है उतना ज्यादा इसी कानून में लीनियंसी भी दी गई है कि सामने जो एक्यूज बनने वाला है इस केस में वो किस किस तरह से बच सकता है, क्या क्या सेफगार्ड्स देखने होंगे। और कोई इंसान उसी पैसे से संपत्ति कमा रहा है, कार खरीद रहा है, कुछ भी चीज खरीद रहा है, वो जब्त भी की जा सकती है, सीज की जाती है। सेक्शन 68 यही बात बोलता है। दोस्तों आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, एनडीपीएस केस के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। कोई भी सवाल आपके दिल में है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।